हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए सेशन में, जो कि पजल और सेटिंग का है फॉर द अपकमिंग एग्जाम आईबीपीएस एंड एसबीआई क्लर्क। राइट, ये एक प्रिपरेशन के लिए सेशन है जिसमें आप लोग पजल की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। 4 पजल जिसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। एंड आई होप कि जो आईबीपीएस पीओ के टाइम पे हम लोगों ने कंटिन्यू करी थी पजल के सेशन, उससे कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में बेनिफिट जरूर मिला होगा। राइट, तो स्टार्ट करेंगे। एकदम क्लरिकल लेवल की पजल्स रखेंगे, क्लरिकल में थोड़ा सा ऊपर रखेंगे क्लर्क प्लस लेवल, और थोड़ा सा पीओ का टच भी कभी कभी बीच में दे दिया करेंगे। बाकी पजल सारी वही रहेंगी जो एग्जाम लेवल की रहने वाली हैं। सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से चाहूंगा सेशन को एक बार लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को शेयर कर देना अपने नेटवर्क्स में जहां पर भी आप कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द पीडीएफ एंड अदर अपडेट्स रिगार्डिंग माय क्लासेस। अच्छा, ये सेशन क्या है, आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, लेकिन अगर आप में से कोई भी मुझसे लाइव पढ़ना चाहता है, अगर आईबीपीएस एसबीआई क्लर्क के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो और रीजनिंग में कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, हाईली रिकमेंड करूंगा कि मेरी ये इवनिंग की 6 PM वाली क्लासेस जरूर ज्वाइन किया करें, जहां पे हम लोग पूरे 35 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, 4 पजल और 15 मिसलेनियस क्वेश्चंस। तो डेली ये मेरी क्लास होती है टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पर, तो आप उस चैनल पे आके मेरी डेली शाम को 6 बजे वाली क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ अगर आप एल आई सी डब्ल्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिसकी वैकेंसीज अभी रिसेंटली आउट हुई हैं, तो इसके लिए हमने कल से स्टार्ट कर रहे हैं पीवाई क्यू सीरीज, जो कि आपकी डेली 11 AM हुआ करेगी सेम टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पर। तो आप यहां से भी मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें भी हम लोग 35 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, किस तरीके से इसका लेवल आता है, और प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया था इस एग्जाम में। सेम चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पर, है ना। और अगर आप में से कोई भी व्यक्ति सीरियसली, मतलब अगर इस एग्जाम की तैयारी करा डब्ल्यू की, रीजनिंग क्वांट वगैरह सब आता है, लेकिन कहीं ना कहीं इंश्योरेंस के लिए उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो प्रिया मैम सेम इसी चैनल पे आपको टॉपिक वाइज इंश्योरेंस के सारे टॉपिक्स करा रही हैं, जिसमें आपको सबसे पहले उन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस करा दिया है, और कल जो आपको वो कराएंगी वो मतलब एक दूसरा टॉपिक रहेगा इंश्योरेंस का, और इनकी क्लास होती है डेली 3 PM। तो आप ये क्लास भी अटेंड कर सकते हो, जिसमें 10 दिन में पूरे 10 टॉपिक इंश्योरेंस के कवर कराने वाले हैं। राइट, चलिए आगे मूव करेंगे। और एक छोटी सी बात और मैं बता दूं आप लोगों को, अगर आप में से कोई भी कोई बैचेस परचेस करना चाहता है हमारे से और लाइव जुड़ना चाहता है, तो आपका टेक्स्ट बुक का सुपर पास लाइव आप परचेस कर सकते हो, जिसमें आपके सारे बैंक एग्जाम कवर हो जाएंगे, प्लस इंश्योरेंस एग्जाम भी इसमें आपका कवर रहेगा, है ना। प्री प्लस मेन सारी चीजें इसमें आपको कवर हो जाएगी, और मात्र केवल कितने रुपए में, मात्र और मात्र 329 रुपए में 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। 3 महीने का सब्सक्रिप्शन 329 रुपए में मिलेगा अगर आप इस कोड को यूज करते हो शश। परचेस करते टाइम अगर आप इस कोड को यूज करते हो शश, तो आपको सुपर पास लाइव का एक्सेस मिल जाएगा, जिसमें आप लोग एल आई सी डब्ल्यू का पेड बैच एक्सेस कर पाओगे, प्री प्लस मेंस आईबीपीएस क्लर्क का कर पाओगे प्री प्लस मेंस, एसबीआई क्लर्क का प्री प्लस मेंस, ये सारे बैचेस आपको इसमें मिल जाएंगे जो ऑनगोइंग चल रहे हैं। कैसे आप इसमें एनरोल करा सकते हो सुपर पास लाइव में, इसकी लिंक मैंने कमेंट में दे रखी है, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट विंडो खुलेगी, आप अपना पेमेंट कंप्लीट कर सकते हो, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप कोड यूज कर सकते हो शश, तो आपको उस हिसाब से डिस्काउंट मिल जाएगा। आप पे डिपेंड करता है आप 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो, 12 मंथ का या 3 मंथ का। आगे बढ़ेंगे आज के कंटेंट पे। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे ईयर प्लस एज पजल, फिर हम लोग करेंगे लीनियर अरेंजमेंट बाई डायरेक्शन, ये भी क्लर्क प्लस लेवल की रहेगी, ये भी क्लर्क प्लस लेवल है। अनसर्टेन रो, ये भी क्लर्क प्लस लेवल की रहेगी, और सर्कुलर अरेंजमेंट प्लस वेरिएबल, ये पीओ लेवल की रहेगी। तो 4 पजल हम लोगों ने इंक्लूड करी है, जिसमें से 3 सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और एक अपना प्रॉपर बकायदा पजल का क्वेश्चन रहेगा। चलिए, तो पहली पजल आप लोग के सामने जो कि एज बेस्ड पजल है, और इस एज बेस्ड पजल ने पीओ के एग्जाम में बहुत ज्यादा मतलब बच्चों को परेशान किया था, काफी लोगों को इसमें दिक्कत सामना करना पड़ा था। तो क्योंकि क्लर्क में कहीं ऐसी पजल आए और बच्चों को प्रैक्टिस ना हो और परेशानी का फेस करना पड़े, इसी को देखते हुए हमने कोशिश करा कि ईयर बेस्ड पजल भी इसमें इंक्लूड की जाए ऑन अ डेली बेसिस। तो चलिए देखते हैं पहली पजल किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। तो 6 लोगों की बात कर रहा है, सेम डे में पैदा हुए हैं, सेम मंथ ऑफ डिफरेंट ईयर, ऑल द एजेस आर टू बी कंसीडर्ड फ्रॉम द बेस ईयर 2020। अब देखो पर्सन कौन कौन से पता नहीं है और ईयर कौन कौन से पता नहीं है, ये चीजें नहीं दे रखी हैं, लेकिन 6 लोग हैं, तो पहले ना 6 लोग का कॉलम बना लेते हैं। 1 2 3 4 5, 6 लोग अपने इस तरीके से बन के आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 जो ईयर रहेंगे यहाँ पे, फिर इनकी एज आएगी जो कि आप 2020 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे, और फिर यहाँ पे वो जो आएगा जैसे यहाँ पे एज आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे फिर कुछ पर्सन के हमने कॉलम बना लिए इस तरीके से। ठीक है दोस्त। अच्छा, अब आगे देखो क्या बोलता है, एक्स ओल्डेस्ट पर्सन है और 1980 में पैदा हुआ है, तो ओल्डेस्ट पर्सन आएगा तो यहीं पे 1980 वाला, और क्योंकि 2020 के रेस्पेक्ट में एज कैलकुलेट होनी है, तो 1980 वाला 40 साल का हो जाएगा 2020 तक। ये तो आप भी जानते हो, 1980 से 20 साल जोड़ूंगा 2000, और 2000 में 20 जोड़ूंगा 2020, तो 40 साल हो गए।
और कौन सा पर्सन है एक्स, तो एक्स आ जाएगा यहाँ पे। तो केस नंबर 1 और एक केस नंबर 2 लेके चलेंगे, ठीक है। बोलता है डब्ल्यू 7 साल छोटा है एक्स से। अब देखो 7 साल छोटा है तो जरूरी नहीं है कि मैं इसको इस कॉलम में रखूं, इसमें मैं केवल रैंडमली रख दे रहा हूं। मैं इसको एजेस के ऑर्डर में असेंडिंग अरेंज या डिसेंडिंग अरेंज नहीं कर रहा हूं, जो मुझे डिटेल मिल रही है वो मैं फिक्स कर दे रहा हूं। तो डब्ल्यू 7 साल छोटा है एक्स से, तो 7 साल छोटा होने का मतलब क्योंकि 33 साल का होगा डब्ल्यू, है ना। डब्ल्यू को यहां रख ले रहा हूं, हो सकता है यहां भी आ जाए यहां भी आ जाए, तो उसको बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी जो कंडीशंस मिल रही है उनको फिक्स कर लेते हैं। अब 7 साल छोटा है तो 7 साल बाद पैदा हुआ, मतलब 1987 में पैदा हुआ होगा, 1987 इसकी एज होगी डब्ल्यू की, ठीक है। और 5 साल बड़ा है जेड से। डब्ल्यू 7 साल छोटा हो गया एक्स से और 5 साल बड़ा है किससे, जेड से। अगर जेड से 5 साल बड़ा है तो जेड 28 का होगा क्योंकि ये 33 का है। और अगर 5 साल बाद जेड पैदा हो रहा है तो 5 साल बाद मतलब ये कितना होगा, 1992 में पैदा हुआ होगा, तभी 28 साल का होगा 2020 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। वी यंगेस्ट है, अगर वी यंगेस्ट है, वी को चलो मान लो सबसे लास्ट में मैंने रख दिया, मान लो रख देता हूं, है ना, बाद में देखेंगे कि अगर इनको कैसे शफल करना है, क्या करना है। वी यंगेस्ट है और वाई 17 साल का है। वाई 17 साल का है तो वाई अगर 17 साल का है, चलो वाई को यहां रख लेते हैं, वाई को 17 साल का मान लिया। और अगर 17 साल का है तो 2020 के रेस्पेक्ट में सॉरी इसकी एज कितनी हो जाएगी, 2003 में पैदा हुआ होगा, ये 2003 में पैदा हुआ और तभी 2020 तक ये 17 साल का हो पाएगा, ठीक है। फिर बोलता है जेड और यू। अब यू बचा, यू कंफर्म यहीं पे आएगा। और जेड और यू का एज का डिफरेंस 6 साल है। अब देखो जेड और यू का एज का डिफरेंस 6 साल है, जरूरी नहीं है कि जेड बड़ा या यू बड़ा है, कंफर्म नहीं है मेरे को। जेड और यू का एज 6 साल है डिफरेंस, क्योंकि ये जो मैंने इसमें अरेंज करा है, मैंने असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ नहीं करा है, मैंने रैंडमली करा है। तो हो सकता है कि जेड यहाँ पे आ जाए, यू यहाँ पे आ जाए, यू बड़ा हो जाए, जेड छोटा हो जाए, कंफर्म नहीं है। तो जेड और यू में अगर अंतर 6 साल का है तो यू अपना या तो 34 का होगा या 22 का होगा, दोनों में से कोई सी भी एज का हो सकता है, 28 से 34 या फिर 28 - 6 22, है ना, क्योंकि कंफर्म नहीं है कौन बड़ा इन दोनों में। तो जेड और यू में 6 साल का है और वाई छोटा है यू से। तो यू से छोटा है वाई, तो यू के बाद आएगा वाई, ये चीज तो कंफर्म हो गई, है ना। वाई बाद में आएगा यू के, और वाई 17 का तो जेड के बाद भी आएगा, तो जेड और यू में कंफर्म नहीं है अभी, ठीक है जी। यू छोटा, वाई यंगर देन यू, वाई छोटा हो गया यू से, और यू यंगर देन डब्ल्यू, और यू डब्ल्यू से छोटा है। तो यू अगर डब्ल्यू से छोटा है तो यू जेड के स्थान पे भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता, कंफर्म नहीं, क्योंकि डब्ल्यू से तो छोटा दोनों ही केस में बन रहा है, या तो जेड की जगह पे रखू या यहाँ पे, तो डब्ल्यू से छोटा ही बनेगा। एज डिफरेंस बिटवीन जेड एंड वी इज 9 ईयर मोर देन। जेड और वी का जो एज डिफरेंस है ना, वो 9 साल ज्यादा है। वो क्या है, 9 साल ज्यादा है। जो एज डिफरेंस है डब्ल्यू और यू का, डब्ल्यू और यू के एज डिफरेंस से। अब देखो डब्ल्यू और यू का जो एज डिफरेंस है, उसके एज डिफरेंस से जेड और बी का एज डिफरेंस 9 ज्यादा है। जेड का 28 है तो वी का कितना होगा पता नहीं मेरे को। अच्छा वी तो यंगेस्ट है, तो वी यंगेस्ट है तो 28 से तो छोटा ही होगा, मतलब वी तो यहाँ कंफर्म आएगा ही आएगा। अच्छा और डब्ल्यू और यू का अंतर कितना है, देखो डब्ल्यू, अगर एक काम करते हैं इसमें दो पॉसिबिलिटी ले लेते हैं यार, आसान रहेगा करने में। 34 और 22 आ रहा है ना यू का। यू का एक काम करते हैं, यू को एक बार यहाँ 34 रख लेते हैं और यू को एक बार यहाँ पे 22 रख लेते हैं, 22 का। और जेड अपना यहाँ 28 का कंफर्म रहेगा, डब्ल्यू यहाँ पे 33 का कंफर्म रहेगा, एक्स यहाँ पे 40 का कंफर्म रहेगा, ठीक है। और वाई तो अपना कंफर्म है 17 का, और वी अपना पता नहीं कितनी एज का है। अच्छा अगर यू 22 साल का हुआ, सपोज अगर 22 साल का हुआ तो 28 के 6 साल बाद पैदा हो रहा है, तो 92 के 6 साल बाद मतलब 1998 में पैदा हुआ भाई, है ना। और 1992 में तो ये रहेगा ही रहेगा, 33 वाला 87 में रहेगा ही रहेगा, और 40 वाला 1980 में रहेगा ही रहेगा। ये 2003 में रहेगा और ये पता नहीं कब आएगा। और अगर 34 वाले का देखूं तो ये क्या है, 6 साल बड़ा है इससे, 28 से 6 साल बड़ा है। 34 बड़ा तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा यू, इस हिसाब से, है ना, यहाँ पे आ जाएगा। 40 से 6 साल 6 साल बाद हुआ है, तो 1986 में पैदा हुआ ये, 1986 में ये पैदा हुआ। तो दो प्रोजेक्शन है, एक केस नंबर 1 और केस नंबर 2। अब जेड और वी का अंतर कितना आएगा, जेड और वी का अंतर जो आएगा वो डब्ल्यू और यू के अंतर। तो डब्ल्यू और यू का कंफर्म है, डब्ल्यू और यू का कितना आ रहा है, 33 और 34, 1 साल का अंतर आ रहा है, 1 साल का अंतर आ रहा है। तो 9 ज्यादा है, मतलब जेड और वी का 10 साल का अंतर होना चाहिए। अब जेड और वी का अगर 10 साल का होगा तो जेड 28 का, तो वी कम से कम, वी कंफर्म है 18 होगा। लेकिन अगर वी 18 हुआ तो ये तो यंगेस्ट नहीं होगा, ये तो वाई सबसे यंगेस्ट हो जाएगा, तो ये वाला केस तो हो गया गलत, ये केस हो गया गलत। तो यही वाला केस सही जाना चाहिए। अब इसमें डब्ल्यू और यू का अंतर कितना आ रहा है, देखो डब्ल्यू 33 का है और यू 22 का है। तो 33 और 22 में अंतर कितने का आ रहा है भैया, 11 का आ रहा है। कितने का आ रहा है, 11 का अंतर आ रहा है। कंफर्म बात है ये वाली तो, है ना। तो 9 ज्यादा मतलब जेड और बी में 20 साल का अंतर आना चाहिए। अब 20 साल का अगर अंतर आएगा, जेड कितना है 28 साल का, तो वी उससे 20 साल छोटा होगा, मतलब 8 साल का हो जाएगा। और ये कब पैदा होगा, 2012 में पैदा हुआ होगा। तो ये वाला आपका अरेंजमेंट सही बनेगा। ये एक्स 40 1980 में पैदा हुआ, डब्ल्यू 33 1987, जेड 28 1992, यू 22 ईयर का 1998 में,
Y17 2003 में और V8 2012 में। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सेम यही अरेंजमेंट बनाया होगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कैसे है, कौन सा व्यक्ति नहीं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डब्ल्यू वाज बोर्न। तो डब्ल्यू वाज बोर्न इन 1987, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एज डिफरेंस बिटवीन यू एंड एक्स, यू और एक्स का अंतर कितना है, यू और एक्स का अगर आप अंतर देखते हो तो 40 और 22 मतलब 28 का अंतर आ रहा है, नहीं सॉरी 18 का अंतर आ रहा है ना, 18 का अंतर आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग अगर मूव करते हैं तो अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है 6 पर्सन का, जो एक लीनियर रो में बैठे हैं और कुछ लोग नॉर्थ देख रहे हैं कुछ लोग साउथ। तो इसको क्लर्क प्लस मींस लेवल, क्लर्क प्लस का नाम क्यों दिया था, क्योंकि ये 6 पर्सन में बाई डायरेक्शनल है। अगर सिंपल होती कि नॉर्थ या साउथ कर रहे तो इसको सिंपल क्लर्क देते, लेकिन क्योंकि बाई डायरेक्शनल है तो इसलिए इसको मैंने क्लर्क प्लस का नाम दिया। और इसको भी मैंने क्लर्क प्लस इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्शंस जो बने थे ना दो, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा क्लर्क प्लस का नाम देना पड़ गया। ठीक है, चलिए इस पजल में देखते हैं सिटिंग में किस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। बोलता है 6 लोग हैं एक रो में, कुछ लोग साउथ देख रहे हैं कुछ लोग नॉर्थ देख रहे हैं, के 3 लेफ्ट में वाई के एंड बोथ डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड। के 3 लेफ्ट में वाई के, दोनों में से कोई भी कोने पे नहीं है। तो देखो के अगर 3 लेफ्ट में वाई के, अगर मैंने वाई को साउथ फेस कराया तो 1 2 3, के 3 लेफ्ट हो गया वाई के, दोनों में से कोई कोने पे नहीं, तो एक व्यक्ति यहां आएगा और एक व्यक्ति यहां आएगा और टोटल देखो कितने हो गए, 6 लोग हो गए। के 3 लेफ्ट में वाई के, तो अगर मैंने वाई को नॉर्थ में फेस कराया तो 1 2 3, के यहां आ जाएगा और एक व्यक्ति यहां आएगा एक व्यक्ति आएगा, 6 पर्सन हो गए। ठीक है, एक बार वाई साउथ करेगा एक बार वाई नॉर्थ करेगा। आगे देखिए, बोथ जो है कोने पे नहीं बैठे, द पर्सन हु सिट एट द एक्सट्रीम एंड आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। एक्सट्रीम एंड पे जो बैठे हैं ना वो अपोजिट कर रहे हैं, तो एंड वाले कहां करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। अब कंफर्म नहीं है कैसे करेंगे, देखा जाएगा। देर आर 2 पर्सन सिटविन सी एंड जी, सी जी के बीच में दो आएंगे, सी को रखा यहाँ 1 2 जी, सी को यहाँ रखा। ठीक है, अभी भी नहीं फिक्स कर सकते, सी और जी में 2 लोग आएंगे, देखेंगे कैसे आएगा। सी डज नॉट सिट नियर टू वाई, सी वाई के पास आएगा नहीं। सी यहां रखूंगा तो 1 2 जी आ जाएगा, सी रखूंगा तो 1 2 जी है, तो सी अपना यहां भी आ सकता है और सी अपना यहां भी आ सकता है। और सी वाई के पास नहीं है तो सी अपना यहां भी आ सकता है, सी अपना यहां भी आ सकता है। ठीक है, आई सेट थर्ड राइट ऑफ बी, आई 3 राइट में है बी के, तो 1 2 3, आई 3 राइट में है बी के, और बी हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ वाई, वाई का नेबर है आई, वाई का नेबर है सॉरी, आई से थर्ड राइट ऑफ बी, बी नेबर है वाई का, तो बी और वाई अपने साथ में बैठेंगे। अब देखो बी अगर यहां रखा मैंने, सपोज दैट बी को यहां रखा तो 1 2 3 आई आ जाएगा, और सी रखा तो 1 2 जी आ जाएगा, तो बन तो जाएगा। और बी को अगर मैंने यहां रखा तो 1 2 आई आ जाएगा, सी तो ठीक है। अभी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, अभी कंफर्म नहीं हो पाएंगी कोई भी चीज, ना ये ना ये ना ये, कुछ भी नहीं कंफर्म हो पाएगा। ठीक है, आई डज नॉट फेस साउथ, और आई जो है ना, आई साउथ नहीं करता है, तो आई कहां पे करेगा, आई करेगा नॉर्थ में फेस। ठीक है, बी फेसेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ आई, तो बी कहां करेगा, बी करेगा साउथ करेगा। अब बी अगर साउथ करेगा तो यहां पे एक चीज मेरे को क्लियर होती है कि आई 3 राइट में बी के, अगर मैं आई आई 3 राइट में है बी के और बी करेगा साउथ, तो बी को यहां रखूंगा 1 2 3, ठीक है बन जाएगा, बी को रखूंगा 1 2 3, और यहां पे अगर मैं देखता हूं तो ये केस हो जाएगा गलत, क्योंकि y के पास आएगा b, b यहां रखूंगा और b करेगा साउथ, तो i 3 राइट नहीं जाएगा, और b यहां रखूंगा तो b के 3 राइट में i नहीं जाएगा, तो ये केस तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे कंफर्म नहीं हो पाएगा। अब इसी केस को देखना पड़ेगा कैसे सही जाएगा। ठीक है, k और g फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज i, तो k और g और i तीनों ही कहां करेंगे, नॉर्थ में करेंगे, क्योंकि के जी दोनों सेम कर रहे हैं i की जैसे। अब इसमें एक काम कर लेते हैं, केस नंबर 2 का एक नया रूप बनाते हैं, केस 2a, और जल्दी से बना के देखते हैं। k 1 2 y नॉर्थ, और इस तरीके से सी अपना 2 जगह पे आ रहा था ना, एक तो कॉर्नर पे और एक इधर, तो दोनों में से कहीं भी रख के देख लेते हैं। सी को एक बार यहां रख लो, सी को एक बार यहां रख लो, सी जी में 2 आएंगे, 1 2 जी यहां जाएगा और 1 2 जी यहां जाएगा। वाई के पास बी आना था, बी यहां आ जाएगा, वाई के पास बी यहां आ गया, बी साउथ करेगा और बी इसमें भी साउथ करेगा। आई 3 राइट में बी के, तो 1 2 3 आई 3 राइट हो गया बी के, और 1 2 3 आई 3 राइट हो गया बी के। सारी चीजें फिक्स हो चुकी हैं। ये सी जी में 2 आ गए, ये बी और आई में 2 हो गए, है ना, ये हो गए, बी और वाई साथ में आ गए। आई नॉर्थ करेगा, आई को नॉर्थ कराओ, बी साउथ करेगा, बी साउथ कर रहा, आई को नॉर्थ कराओ, ये हो गया। के जी आई सेम कर रहे हैं, तो के जी और आई तीनों सेम कर गए, के जी और आई तीनों सेम कर गए। लेकिन ये जो लाइन है ना, एंड वाले अपोजिट, यहाँ पे आई और जी सेम करे तो ये गलत हो गया, और यहाँ पे बी साउथ है तो सी करेगा नॉर्थ, और ये वाला केस हो गया सही। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सेम यही अरेंजमेंट बनाया होगा, सी के आई जी वाई बी, नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ नॉर्थ, नहीं 5 नॉर्थ और एक अकेला साउथ आएगा, ये बी वाला, बाकी सारे नॉर्थ में आएंगे। ठीक है जी, क्लियर है ना सभी को ये चीज। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है।
व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू आई, सी की पोजीशन क्या है आई के रेस्पेक्ट में, सेकंड लेफ्ट में आ रहा है, सेकंड लेफ्ट मतलब ऑप्शन नंबर डी। कौन सा पर्सन एक्सट्रीम एंड पे है, तो सी और बी आ रहे हैं, सी बी का मतलब क्या, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अगली पजल पे आते हैं। अगली पजल आपके सामने तीसरी पजल ये गई, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है जिसमें सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं एक लीनियर रो में। तो देख लेते हैं इसको हम किस तरीके से अरेंज कर पाएंगे। कुछ लोग बैठे हैं रो में, नॉर्थ फेस कर रहे हैं, 9 पर्सन बैठे हैं के आई के बीच में, बहुत अच्छे। के और आई में 9 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, के और आई में 9 लोग, ऐसे भी हो सकता है और आई इधर भी आ सकता है ना। और बोलता है एफ सिट्स एट वन ऑफ द एंड, ठीक है देखेंगे। तो आई को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो के और आई में 9 लोग हो गए। एफ कोने पे बैठेगा, पता नहीं कैसे आएगा लेकिन बिठा देंगे बाद में, एफ एंड पे आएगा। 1 पर्सन आई एफ के बीच में आएगा तो एफ इधर भी आ सकता है, लेकिन एफ इधर रख नहीं सकता क्योंकि फिर एफ कोने पे बनेगा नहीं, तो आई और एफ में एक ऐसा होगा, और एफ के इधर कोई नहीं आएगा क्योंकि एफ कोने पे है, और इधर एफ के इधर कोई नहीं आएगा क्योंकि एफ कोने पे है। इधर के लेफ्ट में आएगा और इधर के राइट में आएगा, जो भी आएगा। जे एग्जैक्टली बीच में आएगा के आई के, जे के और आई के बीच में आएगा। के और आई में कितने लोग थे, 9 लोग थे, और 9 लोग का एग्जैक्टली बीच 5वें नंबर की पोजीशन होगी, तो जे 5वें नंबर पे आएगा के और आई से, तो 1 2 3 4 5, जे अपना आ गया यहाँ पे, तो जे एग्जैक्टली बीच में आ गया के आई के, और 1 2 3 4 5 जे आ गया यहाँ पे, तो जे 5वें नंबर पे आ गया के और आई से। ठीक है, 2 लोग आएंगे एच और जे में। अब एच कहीं भी आ सकता है लेफ्ट राइट, तो इसको लिख लो कि एच और जे में अपने 2 लोग आने हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 4 लोग आएंगे एच और जी में, और एच और जी में कितने आने, 4 लोग आने एच और जी में। ठीक है, एच और जी में 4 लोग आने और एच और जी में 2 आने, और जी सिट्स टू द राइट ऑफ के, जी किसके राइट में, के, जी राइट में है के। अब इस लाइन को समझो जरा, एच और जे में 2 लोग हैं, 1 2, एच अगर मैंने यहां रखा तो एच और जी में 4 आएंगे, तो 4, जी यहां तो नहीं आ पाएगा, तो जी आएगा वहां पे, 1 2 3 4, जी आ जाएगा यहाँ पे। और अगर जे यहाँ पे तो 1 2, एच मैंने यहाँ रखा होता, एच यहाँ रखा होता, जी और एच में कितने हो गए, 2 लोग हो गए, और जी और एच में 4 आएंगे, तो 1 2 3 4, एच उधर नहीं आएगा, और 1 2 3 4 तो इधर भी आ सकता है। तो इधर ना भी एच वाली चीज क्लियर नहीं हो पा रही है, एच वाली चीज क्लियर नहीं हो रही है, तो इसको रुक जाओ थोड़ा सा। ठीक है, और केस नंबर 2 में कुछ हो सकता है, ये केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में कुछ हो सकता है क्या, एफ तो कोने पे है, एच और जे में 2 आएंगे, तो एच और जे में 2, 1 2, एच यहाँ रखूंगा तो एच और जी में 4 लोग, इधर बन नहीं सकता, इधर बनूंगा तो के लेफ्ट में रह जाएगा, तो एच इधर ही आएगा। एच और जे में 2 लोग ऐसे हो गए, और एच और जी में 4 आने, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, एच और जी में 4 हो गए, जी राइट में गया के। केस 1 का एक और प्रोजेक्शन बन सकता है अगर आप लोग चाहो तो, वरना या फिर बना ही लेते हैं, जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। के ये गया, के और जे में कितने आ रहे हैं, 4 लोग आ रहे हैं, और उसके बाद 1 2 3 4 आई ऐसे आएगा, एक छोड़ के एफ आएगा। ठीक है, एच और जे में 2 लोग हैं, 1 2, एच को यहाँ रख लो, और एच और जी में 4 आएंगे, 1 2 3 4, जी यहाँ रख लो। ठीक है, 1 2 3 4, एच और जे में 2 ऐसे रख लो, और एफ के राइट में तो कोई जाना नहीं है क्योंकि एफ तो खुद कोने पे बैठा है, उसने ऐसा बोला गया था यहाँ पे, एफ सिट्स एट वन ऑफ द एंड, तो एच और जे में 2 गए, जी और एच में 4 आएंगे, तो 1 2 3 4, तो जी आ जाएगा अपना यहाँ पे, जी और एच में 4 आ गए। ठीक है, ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, जी राइट में आ रहा है के सभी केसेस में। मोर देन 6% सिट इन आईजी, आईजी के पीछे मोर देन 6 है, तो आई और जी में मोर देन 6 है, तो यहाँ पे देखो मोर देन 6 तो नहीं आ पा रही, तो ये केस तो गलत हो गया। ओहो, इस लाइन को पहले पढ़ लेते ना तो शायद हमारी मेहनत बच जाती, कोई बात नहीं, दिस इज माय फॉल्ट। तो आई और जी में मोर देन 6 बोला गया है, मोर देन जी हु से मोर देन 6% आई एंड जी, तो आई और जी में मोर देन 6 आ रहा है केस 2 में, और केस नंबर इसमें 1 2 3 4 5 6, तो ये भी गलत हो गया, तो 1 और 1 दोनों गलत है, केवल केस 2 सही जाएगा। जितने लोग आईजी में बैठे हैं ना वो 2 ज्यादा हैं जितने लोग जे के राइट में हैं, तो आईजी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, आईजी के बीच में जो लोग बैठे हैं वो कितने आ रहे हैं, 4 5 6 4 और 4 8 2 10 2 12, 12 आ रहे हैं आई और जी में। तो आई और जी के जो बीच में बैठे ना वो 2 ज्यादा हैं, 2 ज्यादा मतलब अगर 12 आ रहे हैं तो 12 किससे 2 ज्यादा होगा, 10 से ज्यादा होगा, डेफिनेट है। तो जे के राइट में कितने आएंगे, 10, तो जे के राइट में 10 आएंगे, तो 3 4 5 3 8 9 10, तो ये कंफर्म आपका अरेंजमेंट ऐसा ही बनेगा। और एफ कॉर्नर पे था तो एफ के लेफ्ट में कोई आएगा नहीं, और यहाँ पे इस वाले पर्सन के राइट में कोई नहीं आएगा, तो इस तरीके से पूरा बन के आएगा। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कितने लोग बैठे हैं रो में, रो में देखो 3 और 4 7 और 4 11 और 2 13 और 3 16, तो 18, 18 मतलब ऑप्शन नंबर डी। पोजीशन ऑफ जे विद रेस्पेक्ट टू के, जे की पोजीशन क्या है के रेस्पेक्ट में, तो जे की पोजीशन के रेस्पेक्ट में 1 2 3 4 5, 5 लेफ्ट में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट।
ठीक है। अगली पजल आप लोग के सामने ये गई जो कि आपकी सर्कुलर अरेंजमेंट प्लस वेरिएबल के बेस्ड है। तो देखते हैं इसका अरेंजमेंट क्या बनेगा। 8 लोगों के बारे में बोला गया है और सभी लोग जो है अलग अलग कलर लाइक भी करते हैं। ठीक है, चलो बना लेते हैं। पहले सर्कुलर अरेंजमेंट कैसे बनेगा। एक सर्कल इस तरीके से बन गया जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, केस नंबर 1। और एक अरेंजमेंट इस तरीके से बन गया इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, केस नंबर 2। ठीक है, दे ऑल लाइक डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर लाइक करते हैं इस तरीके। जेड लाइक पीच और सेकंड राइट में एक्स के, तो एक्स के 2 राइट में जेड आ जाएगा और कौन सा लाइक करेगा, पीच। ये बन गया। ठीक है, 2 लोग बैठे हैं एक्स वी में और वी लेवेंडर लाइक करता है, तो 1 2 वी यहां जाएगा और वी क्या लाइक करता है, लेवेंडर कलर। वी को हमने लेवेंडर कलर दे दिया। ठीक है, और एक्स अगर ये गया तो 1 2 वी यहां भी आ सकता है और वी कौन सा लाइक कर रहा है, लेवेंडर, तो वी को हमने लेवेंडर कलर दे दिया। ठीक है, और एक्स के 2 राइट में जेड तो यहाँ कंफर्म रहेगा ही रहेगा, पीच। ठीक है, तो जेड पीच 2 राइट में हो गया एक्स के दोनों ही केसेस में, और एक्स और वी में पॉसिबिलिटी बन रही है। वाई ग्रीन अपोजिट है एस के, तो वाई एस के अपोजिट आएगा। वाई किसके अपोजिट आएगा, एस के, और वाई क्या लाइक करता है, ग्रीन लाइक करता है। ठीक है, तो देखेंगे इसको किस तरीके से कर सकते हैं। y इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु लाइक पीच। y पीच का नेबर है नहीं, तो y अगर पीच का नेबर नहीं है तो आप एक बात देखो, y के सामने s आना मतलब 2 अपोजिट प्लेसेस खाली होनी चाहिए। y जो है नेबर नहीं है z पीच का, मतलब z का नेबर नहीं है, तो y यहां से कैंसिल हो गया। y यहां से कैंसिल, y के सामने s नहीं आएगा, y यहां से कैंसिल, y के सामने s नहीं आएगा, y यहां से कैंसिल, y के सामने s नहीं आएगा, तो y कंफर्म यहां पे रहेगा और y में आएगा ग्रीन कलर और y के सामने आएगा s ऐसे। और y नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पीच, तो y इधर इन दोनों जगह पे तो आएगा नहीं, तो y को केवल यही रख सकता हूँ इस केस में, तो y यहाँ पे, और y में क्या आएगा, ग्रीन आएगा, y में ग्रीन आ गया और y के सामने आएगा s, तो s आ जाएगा यहाँ पे। तो केस 1 और 2 अपने इस तरीके से बनके चल रहे हैं। मरून अपोजिट है पिंक के, मरून किसके अपोजिट है, पिंक के। अब मरून और पिंक अपोजिट आएंगे तो इधर मरून पिंक आएगा नहीं, इधर आएगा, इधर आ जाएगा, इधर नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा, तो मरून और पिंक ऐसे आ सकते हैं आमने सामने। ठीक है, मरून और पिंक एक दूसरे के आमने सामने ऐसे आ सकते हैं, एक्स में आ सकता है या उसके सामने आ सकता है, मरून और पिंक में से कोई भी। और इधर देखोगे तो यहाँ कलर है, यहाँ कलर है, तो इधर नहीं आएगा और इधर नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा, 1 2 3, तो इधर भी एक्स और इसके सामने ही मरून और पिंक आ सकता है केवल। ठीक है, यू सेकंड राइट में है पिंक के। अब अगर आपने पिंक को यहां रखा तो 1 2 यू नहीं आ पाएगा, तो पिंक को रखना पड़ेगा यहाँ पे, और यू 2 राइट में पिंक है तो यू आएगा यहाँ पे। सिमिलरली पिंक को यहां रखा तो यू नहीं आएगा, तो पिंक को रखना पड़ेगा यहाँ पे, और यू 2 राइट में अपना इस तरीके से बनेगा, तो पिंक के सामने मरून आना, तो मरून आ जाएगा एक्स में, मरून आ जाएगा एक्स में, दोनों ही केसेस में। ठीक है, ठीक है। डब्ल्यू इमीडिएट नेबर है ऑरेंज का, डब्ल्यू और ऑरेंज एक साथ आने, देखो वी यू वाई एक्स, डब्ल्यू रखूंगा ऑरेंज नहीं आएगा, तो डब्ल्यू को यही रख सकता हूं और ऑरेंज को मैं एस में रख सकता हूं केवल, डब्ल्यू और ऑरेंज तभी एक साथ आ पाएंगे। और इस केस में देखते हो अगर आप लोग डब्ल्यू रखूंगा तो ऑरेंज यू में आ जाएगा, डब्ल्यू यहां रखूंगा तो ऑरेंज अगल बगल आएगा नहीं, तो डब्ल्यू कंफर्म यहां रहेगा, ऑरेंज कंफर्म यू में रहेगा, इस तरीके से। ठीक है, ओके। एस डज नॉट लाइक ग्रे, एस ग्रे लाइक नहीं करता है, तो ग्रे कौन लाइक करेगा, ग्रे डब्ल्यू लाइक करेगा इस केस में, क्योंकि एस ग्रे कर नहीं रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे एस ग्रे नहीं करा, तो यहाँ पे ग्रे ये पर्सन भी कर सकता है, यू भी कर सकता है, 2 जगह खाली है ग्रे की। ठीक है, फिर आप देखोगे टी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जेड, टी जेड का नेबर नहीं है, तो इस केस में तो टी के लिए यही जगह बची है, और टी अगर जेड के पास नहीं है तो कहाँ आएगा, तो ये केस हो गया गलत। यहाँ पे जेड का नेबर टी है नहीं, तो टी आ जाएगा यहाँ पे। तो देखो पर्सन कलर पर्सन कलर पर्सन कलर, ये सारी चीजें फिक्स हो गई, बस एस का एक कलर रह गया जो कि कौन सा है, ग्रे। नहीं, ग्रे तो हो गया, पीच हो गया, मरून, एक्वा रह गया, एक्वा आ जाएगा अपना इधर एस में। तो यू कैन एक्सपेक्ट वन पजल इन एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स ऑफ 2 वेरिएबल, जैसे पर्सन और उसका वेरिएबल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बाकी आप नॉर्मल एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम का मॉडल यही होता है, 4 पजल में से 2 इजी देगा जो आसानी से बन जाएगी, एक मॉडरेट और एक थोड़ी सी टफर साइड पे दे देगा जो इस तरीके से आएगी। टफर है नहीं, बस हम लोग नाम बनाए थे, टफ टफ होगी, कुछ टफ नहीं है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में मुझे कमेंट करके बताओगे कि इन दोनों का आंसर क्या आएगा। ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज सेशन को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, और आंसर कमेंट करके जरूर बताना कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, कोई भी क्वेरी होती है, कुछ भी होता है, तो आप मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, इस टेलीग्राम चैनल के जरिए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पे मैं आपके डाउट्स और जो भी कुछ होगा सब क्लियर कर दूंगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।